गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मील मैनेजमेंट के अंतर्गत या मील प्लानिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे फूड फैट्स एंड फैलेसीज। इससे तात्पर्य है भोजन संबंधित अंधविश्वास और मिथ्या आडंबर। भोजन संबंधी आदतें अच्छी बुरी सब लोगों में होती हैं, सब व्यक्तियों में होती हैं, बच्चों में, बड़ों में, सब में होती हैं, समुदायों में होती हैं। तो हम यहाँ स्पेसिफिकली बात करेंगे कुछ अंधविश्वास जो प्रचलित हैं भोजन संबंधी आदतों को लेके, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो वो कुछ मिथ्या आडंबर हैं जिसे कहते हैं फूड फैलेसीज। उसी की चर्चा आज हम करेंगे। तो कुछ उदाहरण देके मैं आपको बताऊंगी अलग अलग प्रांतों में किस प्रकार के फूड फैट्स या भोजन संबंधी कुछ अंधविश्वास प्रचलित हैं। ये आहार योजना को क्यों प्रभावित करते हैं कि उस क्षेत्र में रहने वाले समुदायों के लिए अगर आप आहार आयोजन करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप वहाँ के परंपराओं को, पारंपरिक मूल्यों को, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रख के आहार आयोजन करते हैं। तो वहाँ पे क्या अंधविश्वास प्रचलित है उसकी जानकारी भी जो आयोजक हैं, आहार आयोजक हैं, उसको होनी चाहिए, जिससे कि उसी को ध्यान में रखते हुए वो आहार योजना का निर्माण कर सके। तो जब हम बात करेंगे भोजन संबंधी आदतों की, तो भोजन संबंधी आदतों को बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ें प्रमुख रूप से पढ़ेंगे कि एक तो अंधविश्वास है, कुछ सुपरस्टिशंस जो प्रचलित हैं, और कुछ मिथ्या आडंबर यानी कि फूड फैलेसीज कुछ होती हैं। तो ये सब जो न्यूट्रिशनिस्ट ने, साइंटिस्ट ने, या और जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने जो अध्ययन किया है उसके आधार पे ये सब बातें निकल के आई हैं, प्रचलित हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति की जो भोजन संबंधी आदत है वो प्रभावित होती है उसके समुदाय में वो रहता है। भाई गांव में जो लोग रहेंगे उनकी भोजन संबंधी आदतें अलग होती हैं शहर के लोगों से। शहर में भी अब कोई बहुत बड़े शहर में और बहुत आधुनिक शहर में रह रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा है, तो उसकी भोजन संबंधी आदतें अलग होंगी। तो वो स्थान का, समुदाय का फर्क पड़ेगा। फिर शिक्षा, कितने शिक्षित कोई व्यक्ति है, ये प्रभावित करता है उसकी भोजन संबंधी आदतों को, क्योंकि हमें जितनी शिक्षा होती है, जितनी जानकारी होती है, उसी के आधार पे हम अपने लिए भोजन चुनते हैं, अपने परिवार के लिए भोजन चुनते हैं और बनाते हैं, पकाते हैं। फिर आर्थिक स्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितना, आपकी परचेजिंग पावर क्या है, क्रय शक्ति क्या है, क्या आपकी इनकम है, उसी के आधार पे आप भोजन अपने परिवार को उपलब्ध करा पाते हैं। फिर एक चीज़ और होती है कि भोजन की उपलब्धि कहाँ कहाँ, कैसे कैसे है। ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई पर्टिकुलर या बहुत सारे भोजन की चीज़ें, खाद्य पदार्थ नहीं मिलते आसानी से या महंगे मिलते हैं। कोई भी चीज़ जो लोकली उग रही है, यानी उस स्थानीय क्षेत्र में, उस स्थान में उग रही है, जिसकी उपज हो रही है, तो वो निश्चित रूप से उस जगह, उस क्षेत्र पे वो सस्ती मिलेगी, सीज़न के हिसाब से सस्ती मिलेगी। लेकिन अगर वही उसको फिर कहीं और भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज उसमें जुड़ जाता है। बीच में जो जो भी चैनल्स आए, जो जो श्रृंखलाएँ जुड़ी, उनका आगे कमीशन का चार्ज जुड़ जाता है। तो इसलिए भोजन की उपलब्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है लोगों की भोजन की आदतों के निर्माण में। और फिर हो जाता है सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य और उसकी प्रणाली। तो जो प्रिवेलेंट कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं खाने को लेके, वो सब प्रचलित है और वो बहुत ज़्यादा आहार योजना को और लोगों की भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करती हैं। आज हम जानेंगे जो कॉमन फूड फैट्स एंड फैलेसीज हैं, यानी भोजन संबंधित अंधविश्वास और मिथ्या आडंबर हैं, उसके क्या कारण हैं, उन कारणों को किस आधार पे हम अध्ययन कर सकते हैं, उसको आज हम समझते हैं। तो सबसे पहले हो जाते हैं जोग्राफिकल रीजंस या भौगोलिक कारण हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ें कहाँ उग रही है, ये चीज़ उस स्थान की भूमि, जलवायु, जल, कृषि प्रणाली क्या है, मौसम कैसा है, ये सब चीज़ें या सुविधाएं क्या हैं, ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, यानी कि उष्ण प्रदेश हैं, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा है, तो कृषि के लिए जल ज़्यादा,
पानी आसानी से उपलब्ध रहता है, तो वहाँ पे मुख्य फसल क्या होती है? जनरली चावल होती है, ठीक है। और जहाँ पे कम है, जहाँ पे पानी वर्षा कम हो रही है, वहाँ पे ज्वार की फसल ज़्यादा होती है। जो समशीतोष्ण प्रदेश है उसमें गेहूँ की फसल ज़्यादा आसानी से होती है, तो इसलिए वहाँ पे गेहूँ उपलब्ध रहेगा। तो लेकिन बहुत बार ऐसी होती है जब चावल का जहाँ ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, तो जो पॉलिश किए हुए चावल उपलब्ध होते हैं उनको खाने से बेरी नामक रोग हो जाता है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है उसमें। तो इस प्रकार से, या फिर केरल में है तो वहाँ अनाजों की जगह पे जो स्वीट पोटैटो कंदमूल होता है, शकरकंद होता है, वो ज़्यादा उपयोग में आता है, तो वहाँ पे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हो जाएगी। तो उस वहाँ पे प्रोटीन की कमी उस क्षेत्र में देखने में आती है। तो किस क्षेत्र में क्या उत्पादन हो रहा है और किन चीज़ों का कंजम्पशन उपभोग हो रहा है, वो चीज़ें प्रभावित करती हैं कि वहाँ के लोगों का न्यूट्रिशनल स्टेटस या पोषण मूल्य कैसा रहेगा, उनका पोषण का स्तर कैसा रहेगा। तो भौगोलिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ बातें व्याप्त हो जाती हैं उनकी आदतों में, लोगों की आदतों में ऐसी बातें देखने में आती हैं। फिर कई धार्मिक विश्वास भी होते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं। रिलीजियस बिलीफ्स क्या होते हैं कि कहीं किसी धर्म में मांस नहीं खाना, गौ मांस नहीं खाना, या किसी में सूअर का मांस नहीं खाना, या किसी में अंडा भी नहीं खाना, कोई शुद्ध शाकाहारी है, अंडा या इस प्रकार की चीज़ें नहीं खाते, तो उससे प्लस हालांकि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं जिससे बिल्कुल प्रोटीन की कमी नहीं होती शाकाहारियों में, लेकिन भोजन के साथ जब वो धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं तो उसको बहुत ध्यान रख के फिर आयोजन करना पड़ता है, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो प्रोटीन के स्रोत बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनमें ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रोटीन की कमी होती है। तो वो बच्चों में भी प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन से ग्रस्त रहते हैं। तो इस प्रकार की मान्यताएं होती हैं, जो भी धर्म में, अलग अलग धर्म में उसको लेके वो भी हमारी भोजन की आदतों को प्रभावित करती है। एक चीज़ और होती है, वो होते हैं ट्रेडिशनल बिलीव्स, यानी कि सांप्रदायिक विश्वास। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किस संप्रदाय में क्या समझा जाता है, भोजन को लेके क्या भावनाएं हैं, क्या माना जाता है, ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में या जो ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं लोग, वो चीज़ों, खाद्य पदार्थों के पोषण मूल्य के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। अब एक जैसे कॉमन भ्रांति मैं कहूँगी कि है कि गर्भवती महिला को पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जबकि इसके पीछे कोई आधार नहीं है। ये समझा जाता है कि गर्भावस्था में पपीते का सेवन करने से गर्भपात की संभावना होती है। और भी फूड फैट्स हैं, और भी क्या है कि जैसे ये समझा जाता है कि जो धात्री महिला है, माता है जो दूध पिला रही है बच्चे को, उसको लहसुन का सेवन करती है तो दूध का निर्माण अधिक होता है। तो ये भी फूड फैट है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और फिर बंगाल में ये माना जाता है कि मछली और दूध का सेवन से कुष्ठ रोग हो जाता है, दोनों को सेवन साथ में कर रहे हैं तो कुष्ठ रोग हो जाता है। या फिर बहुत बार कहीं प्रदेशों में ये भी मान्यता है कि बकरी की जीभ बच्चों को खिलाने से वो बातूनी बनते हैं, या सूअर के अमाशय के सेवन से लड़कियों और औरतों की त्वचा का रंग काला पड़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी सारी प्रचलित हैं अलग अलग संप्रदाय में। अंडे के सेवन से गर्भवती महिला के बच्चे के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है। या फिर गुजरात के प्रांत में भी ये है, माना जाता है कि दूध पिलाने वाली माँ को दाल, हरी पत्तेदार सब्जी, चावल, दही या इस प्रकार की चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वो उसके लिए सही नहीं होती हैं। तो ये क्या है, ये उसके स्वास्थ्य पे कुप्रभाव डालेगा, उसको न्यूट्रिशन की, पोषण की कमी हो जाएगी। फिर तमिलनाडु में भी ये माना जाता है कि जो माँ दूध पिलाने वाली है, धात्री माता है, उसको चावल, दही, पालक या ये दिया जाना चाहिए। तो जो अच्छी मान्यताएं हैं वो तो निश्चित तौर पे भोजन संबंधी अच्छी आदतों का निर्माण करेंगी और वो फ़ायदेमंद हैं, लेकिन जो बुरी मान्यताएं हैं वो ज़रूर
व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव डाल सकती हैं। तो ऐसे ही होता है कि गुजरात में प्रसव के तुरंत बाद होता है कि गेहूं से बना हुआ हलवा खिलाते हैं, और मद्रास में होता है कि प्रसव के बाद गेहूं की कोई वस्तु नहीं देते। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों में प्रचलित होती हैं, प्रदेशों में प्रचलित होती हैं। या फिर कई बार ये होता है कि धात्री माता को 2 दिन तक कुछ भी नहीं देना है, केवल द्रव्य पदार्थ देने हैं, लिक्विड डाइट के ऊपर रखा जाता है, और तीसरे दिन से उसको ठोस पदार्थ दिया जाता है। फिर अलग अलग संस्कृतियों में, संप्रदायों में जो प्रसव के पश्चात माता की देखभाल एक अलग तरीके से होती है। पानी नहीं दिया जाता कि कई पीने का पानी उसके बाद लिमिटेड कर दिया जाता है। बहुत सारे संप्रदाय आप देखेंगे वहाँ पे ये अलग अलग बातें देखने और सुनने में आती हैं। फिर बहुत सारी कोलोस्ट्रम जो होता है, जो पहला दूध होता है माता का, वो नहीं दिया जाता बच्चों को ये सोच के कि ये हानिकारक होता है, जबकि वो कितना पौष्टिक होता है, उसमें कितने इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए कितने ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि शिशु के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। इसी प्रकार से जैसे माना जाता है कि घी गर्भावस्था के बाद, प्रसव के बाद घी का सेवन बहुत ज़्यादा कराना चाहिए, उससे माता को शक्ति मिलती है। तो ये भी एक भ्रांति है कि इतना ज़्यादा घी आजकल शरीर उतना उसको सुपाच्य कर सके, ये भी एक सोचने वाली बात है कि माता का शरीर उतना ग्रहण कर सके। तो ये जबकि हम सामान्यतः देखते हैं तो एक नॉर्मल व्यक्ति को 25 से 30 ग्राम घी, तेल, वसा जो कुछ भी है वो प्रतिदिन उसकी आवश्यकता होती है। और गर्भावस्था में कितनी बार मेवे नहीं दिए जाते, ये माना जाता है कि गर्भावस्था के साथ कुछ फूड फैट ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, तो ये माना जाता है कि वो गर्म करेंगे और बच्चे का माता का गर्भपात हो सकता है। तो ये भी भ्रांति है। ऐसे कई बार ये समझा जाता है कि गुड़ से बहुत हीट जनरेट होगी, शरीर को गर्म कर देगा, ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो वो है कि इसको हर समय नहीं कंज्यूम करना चाहिए। मतलब समझा जाता है कि वो गर्म कर देगा शरीर को, तो गर्म प्रकृति होती है उसकी, तो उसे नहीं लेना चाहिए। दक्षिण भारत में कई बार ये बहुत जगहों पे ये प्रचलित है कि गेहूं के सेवन से शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, और गेहूं का सेवन अगर बहुत अनिवार्य हो तो थोड़े दूध के साथ सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में जहाँ मुख्य आहार ही गेहूँ है, वहाँ पे लोग दूध नहीं पी पाते क्योंकि दूध इतना उनको उपलब्ध नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम प्रदेशों में हम जाएंगे, अपने भारत में ही देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंसेस, भ्रांतियाँ, कुछ अंधविश्वास देखने में आते हैं। ये भी माना जाता है कि केले के सेवन से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पेशियाँ ऐंठन हो जाती है, तो उनको नहीं देनी चाहिए। या फिर आलू, कद्दू, इस प्रकार की चीज़ें बच्चों को नहीं देनी चाहिए, उससे उनको गैस बनती है, वायु बढ़ जाती है। जबकि हम जानते हैं कि कद्दू में जो क्या कहें, विटामिन ए अधिक मात्रा में होता है, तो वो एक अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, बच्चों को देना चाहिए क्योंकि आँखों से संबंधित बीमारी हो जाती है अगर कमी होती है विटामिन ए की। इसी प्रकार से केला भी पका हुआ बच्चों के लिए लाभदायक होता है। फिर मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी छाछ, मट्ठे का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सर्दी में नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें प्रचलित हैं। हालांकि हम अलग अलग साइंसेस को देखेंगे तो उसका एक अलग आधार हमारे सामने आता है। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि चाहे सांप्रदायिक रूप से जो गलत बातें चल रही हैं उनको ओवरकम करना चाहिए, उनको भूलना चाहिए, और उसकी अपेक्षा जो अच्छी आदतें चल रही हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए, उनकी निरंतरता को बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार के ये फूड फैट्स होते हैं, देखे जाते हैं, जो कि संप्रदाय से जुड़े हुए होते हैं, हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हुए होते हैं। तो बहुत सारे ऐसी बातें प्रचलित हैं, आप देखेंगे तो आपको देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, तब फिर आपको समझ में आएगा। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे कई बार एक और ये भ्रांति होती है कि जुकाम है तो खट्टे फल मत खाओ, गले टमाटर, खट्टे फल, संतरा वंतरा नहीं खाओ, जबकि कोल्ड या जुकाम होने में
ये जो विटामिन सी होता है खट्टे फलों में, सिट्रस फ्रूट्स में, वो शरीर को मदद करता है उससे रिकवर करने में, तो वो खाना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये बहुत सारी बातें प्रचलित होती हैं जो कि फूड फैट्स के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि फूड फैट्स जो प्रचलित बुरी बातें हैं उनको हमें रोकना चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और जो हमारे वैज्ञानिक या हमारे पारंपरिक मूल्य ऐसे हैं जिनका वैज्ञानिक आधार है, जो सही हैं, उनको हमें आगे लेके जाना चाहिए। तो संस्कृति भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें आधुनिकता भी समाहित होनी चाहिए। अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आधुनिकता को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उसे इंक्लूड करना चाहिए। धन्यवाद।